प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया है दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। लेकिन जब हम इसको एनर्जेटिकली देखते हैं तब क्या समझ में आता है कि ये शेयरिंग कैसे होगी, जब दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है। और दूसरा क्या है, रिपल्सिन फोर्सेस किसका होगा, रिपल्सिन फोर्स किसका होगा, ये न्यूक्लियाई इस न्यूक्लियाई को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इन दोनों के बीच एक सामंजस्य बनता है, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे भी किसी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज करता जाएगा, एनर्जी डाउन होती जाएगी। तो उसी को हमने कंसीडर किया है इस ग्राफ के माध्यम से। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अप्रोच में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये दोनों हाइड्रोजन हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं आपस में इनका। लेकिन जैसे जैसे ये इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है, देखो ये यहाँ से जाके धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, यानी कि क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है। और ये ग्राफ क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, किसकी बता रहा है, टू हाइड्रोजन सिस्टम, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं, जो बिल्कुल अलग अलग हैं, उनको एक सिस्टम के रूप में हम देख रहे हैं। और ये दोनों हाइड्रोजन तब बिल्कुल एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो ये टू हाइड्रोजन सिस्टम है। ये क्या है, ये उनकी एनर्जी लगभग जीरो रहेगी क्योंकि कोई इंटरेक्शन इनका नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो वैसे में जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज इसमें क्या होती हैं, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस कम होता जाएगा। और डिस्टेंस कम होने के बाद एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से क्या होगा, बिल्कुल अचानक इसकी पोटेंशियल एनर्जी एराइज कर जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल अचानक कैसे एराइज करेगी, देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ के बाद से ये पोटेंशियल एनर्जी एराइज कर जाती है। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम नज़दीक लाते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते हैं, तो उस वैसे में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस हावी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम आपसे इस ग्राफ के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस आई यानी 74 पिकोमीटर, और ये जो आपने देखा अभी -436 किलो जूल पर मिल, ये क्या है, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल डाटा तक पहुंचने के लिए, इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें क्या चेंजेस करने होंगे उसे हमको देखना है। तो ये क्या है, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल बनाया, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिले और एक पेयरिंग हो गई इनकी, और इस प्रकार से मॉलिक्यूल बन गया। ये सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब हम वेव फंक्शन लिखते हैं तो इस तरीके के सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए जो वेव फंक्शन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि वेव फंक्शन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज द टू न्यूक्लियाई, ठीक है ना, एंड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये दोनों क्या हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के, यानी टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, केस वन, इफ़ द एटम्स आर वाइडली स्पेस्ड, यानी काफ़ी दूर हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज नो इंटरेक्शन विथ ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन फॉर द ईच सिस्टम कैन बी रिटेन एज लाइक दिस सो एंड सो। यानी ये वैलेंस बॉन्ड है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साई HA1 इंटू साई HB2, इसका क्या मतलब है, ये सिंपल इनका इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड बना है, साई जो बॉन्डिंग बनी है उसमें, वेयर साई HA1 रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ऑन एटम HA एंड साई HB2 रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ऑन HB, यानी कि हाइड्रोजन ए पे इलेक्ट्रॉन 1 है और हाइड्रोजन 2 पे इलेक्ट्रॉन बी है। अगर ऐसी पोजीशन में रहते हैं, यानी कि अपने ही ऑर्बिटल में ये रहते हैं, तो वैसी पोजीशन में जो ये सिस्टम बनेगा वो एक सिंपल सिस्टम बनेगा और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनफैक्ट ये एक तरीके से अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में ही ये इलेक्ट्रॉन है। क्यों, देखिए इसमें लिखा है
H(a)(1), यानी कि हाइड्रोजन A पे इलेक्ट्रॉन 1 है और Hb2 यानी कि हाइड्रोजन B पे इलेक्ट्रॉन 2 है। तो जिस हाइड्रोजन पे वो इलेक्ट्रॉन था वो उसी पे अब भी बना हुआ है, उसकी रिजिडिटी वहीं बनी हुई है, आइडेंटिटी वहीं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होंगे, बहुत कम एनर्जी डाउन होगी। लेकिन जो भी एनर्जी डाउन होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, E टोटल इज इक्वल टू EHA1 प्लस EHB2, यानी कि उन दोनों हाइड्रोजनों की जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी के बराबर होगी। दूसरा हम कंसीडरेशन क्या कर सकते हैं, दूसरा कंसीडरेशन ये है कि हम ये मान के चलें, देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2 ऑन द एटम A और एटम B व्हेन द टू आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल। क्योंकि जब हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ही ऑर्बिटल एक दूसरे से शेयर कर चुके, तो वैसी स्थिति में ये पहचान पाना कठिन है। जैसे यहाँ आप देखिए, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये पहचान कर पाना है कि H(a) का इलेक्ट्रॉन ये है कि Hb का इलेक्ट्रॉन ये है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। इसमें इसको अलग अलग पहचान पाना कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये अलग अलग पहचान पाना संभव नहीं है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। जहाँ तक स्पिन का प्रश्न है, जैसे प्लस हाफ में है और ये प्लस हाफ में दिख रहा है, माइनस हाफ में है, माइनस हाफ में दिख रहा है, तो आप जानते हैं इसको भी हम प्लस हाफ और इसको भी प्लस हाफ कंसीडर कर सकते हैं। वो इसलिए कंसीडर कर सकते हैं कि एटम के जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने देख रखा होगा, वो एनर्जी के जो टर्म्स हैं उसमें क्वांटम नंबर कोई अगर नहीं आता है तो वो स्पिन क्वांटम नंबर नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, स्पिन क्वांटम के कारण जो सिंपल ये जो एनर्जी है उस पे डिफरेंस पे अंतर नहीं आता। इसीलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाकी तीनों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर को नहीं करती। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं इनको डिस्टिंग्विश कर पाना कठिन है, असंभव है। तो ऐसे को, इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए केस सेकेंड, जिसके द्वारा वेव फंक्शन आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ये साई वैलेंस बॉन्ड है, जिसमें ये दिखाया गया है क्या कि साई HA1 इंटू साई HB2 प्लस साई HA2 इंटू साई HB1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक केस में तो जो हाइड्रोजन A है उस पर इलेक्ट्रॉन 1 है और हाइड्रोजन B पे इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन दूसरा कंसीडरेशन क्या है, हाइड्रोजन A पे इलेक्ट्रॉन 2 है और हाइड्रोजन B पे इलेक्ट्रॉन 1 है। यानी कि दोनों ही सेम पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया। तो वैसे में जब ओवरलैप कर जाएंगे तो ये पहचान करना असंभव होगा, इसलिए हम उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नए कंपोजिशंस बनेंगे और नए कंपोजिशंस जो पूरा हमारा सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उनको और स्टेबिलिटी प्रदान करता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 इंटू साई1 प्लस C2 इंटू साई2, where HA1, HA and HB represent the 1s ऑर्बिटल जो कि उसके साथ है, और C1 एंड C2 रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट के रूप में हम इनको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कोवेलेंट फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है, कोवेलेंट फैक्टर, इसलिए C1 C2 लिखा गया। कोवेलेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है कि हम HA पर 1 को माने और HB पे 2 को माने, या HA पर 2 को माने और HB पे 1 को माने। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये कोवेलेंट इसका कंपोनेंट है। क्योंकि जो ये शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल है दोनों तरफ, ये कोवेलेंट कंपोनेंट है। अगर हम इसको आगे बढ़ें, नए सिरे से एक नई चीज़ देखें तो क्या समझ में आता है, वैसे में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक नए तरीके से लिखने के लिए एक नई पॉसिबिलिटी क्या है, अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विश दैट कैन टेक इनटू अकाउंट
इट विच बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आइदर एटम ए और बी। यानी हम ऐसा मान लें कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए पर हैं या दोनों ही इलेक्ट्रॉन बी पर हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो तो H2 है, तो H2 H माइनस और H प्लस मिला के भी H2 बनेगा, और H प्लस और H माइनस मिला के भी H2 बनेगा, और H और H मिलाकर भी H2 बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे आयनिक कंपोनेंट को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, साई Ha1 इंटू साई Ha2। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन 1 भी हाइड्रोजन ए पर है और इलेक्ट्रॉन 2 भी हाइड्रोजन ए पर है। और दूसरा क्या कंपोनेंट बनता है, साई Hb1 इंटू साई Hb2। इसका क्या मतलब है, यानी कि हाइड्रोजन बी पे इलेक्ट्रॉन 1 भी है और हाइड्रोजन बी पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब हाइड्रोजन ए पे इलेक्ट्रॉन 1 और 2 दोनों आ जाएंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ए कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और हाइड्रोजन बी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें H और हाइड्रोजन एच ए और एच ए बी के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये आयनिक कंपोनेंट हो गया। उसी तरीके से ये देखिए, अगर दोनों को हम एच बी पे कंसीडर कर लें, यानी हाइड्रोजन बी पर पहला इलेक्ट्रॉन भी है और दूसरा भी है, तो वैसे में हाइड्रोजन बी निगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और वैसे में क्या होगा, एक अलग तरीके का अट्रैक्शन आएगा दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आयनिक कंपोनेंट है। उसके पहले जो मैंने आपको डिफाइन किया था वो क्या था, कोवेलेंट कंपोनेंट था। तो अगर हम टोटल वैलेंस बॉन्ड के वेव फंक्शन को देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वैलेंस बॉन्ड इज इक्वल टू कोवेलेंट प्लस आयनिक। यानी ये देखिए, कोवेलेंट को लिया और यहाँ पर आयनिक को लिया। कोवेलेंट में फिर से देख लीजिए, वही है साई Ha1 इंटू साई Hb2, और दूसरा क्या हो सकता है, साई Ha2 इंटू साई Hb1। और आयनिक में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक पे रखने हैं, साई Ha1 इंटू साई Ha2, और दूसरा क्या होगा, साई Hb1 इंटू साई Hb2। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्सप्रेशन के रूप में अगर हम देखना चाहें तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल किया। कभी बिल्कुल सिंपल देखा, कभी आयनिक देखा, कभी दोनों को मिला के वैलेंस बॉन्ड के रूप में देखा। तो एनर्जी के रूप में जो हम देखें तो लगभग ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये -435 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। और ये बॉन्ड लेंथ, ये जो जीरो दिख रहा है इसको हटा दीजिएगा, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, 74 पिकोमीटर है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आ गया है। ये 74 पिकोमीटर है। तो 74, उसी तरह जो ये सिंपल हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये 25 किलो जूल, ये माइनस में है। ये सारे जो बॉन्ड एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, क्या है, माइनस में है, -25 किलो जूल पर मोल। कोवेलेंट कैरेक्टर को देखने के बाद क्या हो जाता है, ये -301 किलो जूल पर मोल। और लेकिन यदि हम दोनों को कंसीडर करते हैं तो वैसी स्थिति में क्या बन जाता है, -335 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है क्या है, अभी भी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए आप देखिए, यदि बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द वैलेंस बॉन्ड वेव फंक्शन को अगर हम देखते हैं, प्रिडिक्ट द बॉन्ड एनर्जी अप टू अबाउट 80% ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है, हम लगभग 80% तक उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने 3 ग्राफ इसलिए बनाया है जिससे आप समझ सकें। अगर हम बहुत सिंपल कंसीडरेशन करते हैं तो वैसे में जो हमारा सिस्टम है उसकी एनर्जी बहुत कम डाउन होगी। ठीक है। अगर हम कोवेलेंट और उस करेक्टर को भी कंसीडर करते हैं तो हमारी एनर्जी और डाउन होगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो अभी भी जो आपके जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं उनसे काफ़ी नीचे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट छूट रहा है। तो इसीलिए इन तीनों को कंपैरेटिवली दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आयनिक कंपोनेंट आते हैं, आयनिक फैक्टर आता है, तो किस तरीके से स्टेबिलिटी डाउन होती है। लेकिन अभी को ये जो आप लास्ट देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसको वो नहीं छू पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है वो कितना है, लास्ट में 335 किलो जूल पर मोल ही रह गया। जबकि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी ये जो एक्सपेरिमेंटल दिखाई दे रही है वो
435 किलो जूल पर मोल है। तो इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तक हमको पहुंचना है। तो इस प्रकार से ये आयनिक करेक्टर इसमें किस तरीके से कंसीडर किया जाता है और वो स्टेबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, ये आपने देखा। उसी तरह बॉन्ड लेंथ, जितनी भी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी दोनों एटम के बीच में। तो वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। और ये स्लाइड हमने आपको बताया है इसलिए क्योंकि जिस तरह से लीनियर कम्बिनेशन आपने पढ़े थे, तो लास्ट में हम किस पर जाते हैं, हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे जाते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अप्रोच है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उसकी डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जब आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में बॉन्ड बनते हुए देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में। तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर आता है और वो आयनिक करेक्टर किस तरीके से स्टेबिलिटी को कॉज करता है और किस तरीके से बॉन्ड लेंथ को छोटा करता है। तो अब अगले वीडियो में हम आपसे फिर आगे डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, आपके सिलेबस में जो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल दिए गए हैं, जैसे पानी का H2O, HF का दिया गया है, BH2 दिया गया है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना है। और एक लेक्चर में आपको दूंगा जिसमें कि होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। और उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी सिमेट्री को किस तरीके से हम मैच कर सकते हैं और जो बेसिक उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो बेसिक थॉट्स हैं उनको हम किस तरीके से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे।